गुड मॉर्निंग क्लास 9। ध्यान दो बाबू। पिछले दिनों तुमको मैंने बोला था कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें आप लोग ये सबसेक्शन 4 और उसके आगे स्टडी कर लेना। तो देखो, मैं यहाँ पर कन्विंस कर देना चाहता हूँ। आप लोग जब कभी भी मैं बोलता हूँ बार बार कि वीडियो जब भी आप सुनेंगे देखेंगे उस समय आप बुक ले करके बैठेंगे। तो आप देखिएगा ये चैप्टर 1 में ही फ्रांसीसी क्रांति का ही सबसेक्शन जो 4 है पेज नंबर 18 में तुम्हारा दिए हुए है। और देखो इसमें टॉपिक दिए हुए है कि डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, है ना। क्या महिलाओं के लिए भी ना क्रांति हुई थी, या महिलाओं ने किस प्रकार से इन चीज़ों का पार्टिसिपेशन किया था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं एक बार कंप्लीट जो कंटेंट है उसका ब्रीफिंग कर देता हूँ एक बार, इसके बाद में तब दोबारा मैं शुरू से यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि सब घटनाएं हमारी कैसे हुई थी। इसमें देखोगे सोर्स ई है, यहाँ पर होगा सोर्स ई। एक मिनट, सोर्स ई देख लेना, तुम्हारे बुक में है पेज नंबर 19 में, ठीक है ना। कहानी है तुम्हारी, ये एक रिवोल्यूशनरी वीमेन है, ये ओलंप द गुज, है ना। 1748 to 1793, ठीक है। इस PDF में कहीं उसको ढूंढने में असुविधा हो रही है तो तुम देख लेना, जितना इसमें है उसको मैं तो डील करूँगा ही करूँगा। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा सोर्स इफ। हाँ, यही था तुम्हारा सोर्स, यही था, है ना। ई के बाद में एफ है, जिसमें है सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ ऑफ द ओलंपिक द गुज डिक्लेरेशन जो था, ये महिला क्रांतिकारी जो थी पुरुषों के मतलब ये अगेंस्ट का एक तरीके का, कि जिस प्रकार से 1791 के 93 के जो हमारा संवैधानिक प्रावधान था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकता जो दी गई थी उसके खिलाफत में ये बातें उन्होंने ऐसा किया था। और एक सोर्स जी है, सोर्स जी भी यहाँ पर है, जिसमें जैकोबिन क्लब के टाइम की जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, है ना, उनका एक विचार तुम्हारा है 1793 के टाइम में महिलाओं और पुरुषों को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेटेड हमारा एक है ये वैल्यूज़। तो ये सबसेक्शन 4 में तुम इसको देख और समझ सकते हो, जो बेसिक हमारा है उसको सीक्वेंस में मैं अभी लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन सबसे पहले धीरे धीरे सीक्वेंस में कंटेंट को देखो। तो ये तुम्हारा पेज नंबर 20 तक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सबसेक्शन 5, तुम देख सकते हो इसमें, देखो दे रहा है द एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, दासता से मुक्ति दिलाई गई थी फ्रांस के लोगों का। याद कीजिए जैकोबिन जब हमारे क्लब और जो नई संवैधानिक व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो रही थी, तो उस समय किस प्रकार से समान अधिकारों की बात रोबेस्पियर किया करता था, इक्वलिटी की बातें करता था, जिसमें जो हमारे समाज फ्रांसीसी समाज का जो 3 क्लास था, जिसमें 2 ऊपर का क्लर्जी और तुम्हारा नोबेल सोसाइटी स्पेशल जो हमारा राइट्स का इंटरटेन करते थे, और रेस्ट जो लोग थे उनके साथ दमन और शोषण किया जाता था, और जिसमें खास करके बहुत सारे बड़े स्तर पर स्लेवरी लाइफ जीने के लिए लोग मजबूर थे। तो उसके एबॉलिशन की पूरी कहानी इसमें दिए हुए हैं, जिसमें कुछ टर्म है निग्रोज जनजाति है, मैं इस पर अभी जस्ट डील कर रहा हूँ। और इमेंसिपेशन हमारा होता है फ्री होने का एक हमारा मूवमेंट करना, एक्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट दे रहा है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी, रिवॉल्यूशन एंड द ये एवरीडे लाइफ। इस पर भी मैं बेसिक चर्चा करूँगा। और इसके बाद में एक तुम्हारा इसमें ये कंक्लूजन प्रेजेंट किए हुए हैं। और इस तरीके से मैं जो देख रहा हूँ सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 जो है बहुत बेसिक स्तर की बातें की गई है। इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल इंसिडेंट की कोई चर्चा नहीं की गई है। ये घटना इस तरीके की तुम समझो कि 1789 के बाद की जो घटनाएं हमारे होने लगी फ्रांसीसी क्रांति के बाद में, कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एस्टेब्लिशमेंट होता है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होती है, और हमारे समाज में क्या बदलाव आते हैं। तुम देखो इसमें जो 2-3 लोगों का जो नाम जिक्र किया गया है, जिसमें वीमेन की फ्रीडम की बातें की जा रही है ना, या तुम्हारा
ये स्लेवरी से लोगों को ना मुक्त होने की जो बातें की जा रही है, तो ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट ही तो है। रिवॉल्ट क्यों होते हैं? रिवॉल्ट इसी तो बात के लिए हमारा होता था कि हमारे समाज में एक सामंतवादी प्रवृत्ति की व्यक्ति और मानसिकता वाले लोग हावी थे। एक वर्ग ऐसा था जो सुविधा संपन्न था, दूसरा वर्ग ऐसा था जो सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव था। एक वर्ग ऐसा था जो अपने अधिकार के नाम पर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करता था। एक व्यक्ति ऐसा था जो दमित और शोषित था, जिसका दमन और शोषण किया जाता था। तो इसमें वीमेन तो एक क्रॉनिक सीरीज़ में तुम देखोगे कि कंटिन्यूस फॉर्म में महिलाओं और जो ये जो कमज़ोर वर्ग हमारे हैं उनको दास्ता और ग़ुलामी की ये कड़ियों में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पिसाना पड़ा है। तो ये, और इसके बाद में जो सबसेक्शन 6 है तुम्हारा, ये दे रहा है कि आम जनजीवन कैसे और ज़िंदगी कैसे बदले, कैसे समानता के अधिकार लागू किए गए, कैसे हमारी फ्रीडम की बातें की गई, कैसे मीडिया की स्वतंत्रता दी गई, कैसे सेंसरशिप को समाप्त हमारा किया गया, है ना, कैसे लोग विरोधाभासी तरीके से ना सरकार के क्रियाकलापों का हमारा खंडन कर सकते हैं, कैसे उसका हमारा ये डिबेट में भाग ले सकते थे, उसके पम्पलेट्स वगैरह रिलीज़ होते थे, न्यूज़पेपर में कॉलम आते थे। तो ये कुल मिला जुला करके फ्रांसीसी समाज में एक जो नई बदलाव हमारी आ रही थी, उसी सब ये क्या कहते हैं हम, उसी संदर्भ में, उसी रेफरेंस का एक देखोगे कि वहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें ये हमारी अवलोकित होती है। इसको हम ओवरव्यू कर सकते हैं कि हमारा समाज, फ्रांसीसी समाज किस प्रकार से हमारा बदला। तो दिस इज़ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, या इट मीन्स दैट कि सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 ये तुम्हारा यही एक्चुअल कंटेंट है। अब मैं एक एक करके ना शुरू से डील कर देता हूँ, और जो मैं आपको कन्विंस करूँगा उसको आप देखिएगा। चूँकि इसमें पीडीएफ में थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने में असुविधा होती है, तो मैं बुक का पेज तुमको कंसल्ट करने के लिए बोल देता हूँ, और पैराग्राफ वाइज इसको हम लोग ना एनालाइज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर है सबसेक्शन 4 में, डिड वीमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई हमारी। तो इसमें तुम देखोगे पहला पैराग्राफ में देखो दे रहा है कि ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वीमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी। कह रहा है कि महिलाएं जो थी शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतनी अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान कर रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब 1789 की जब घटना हुई थी उस समय भी महिलाएं ही सड़क पर आई थी। तो देखो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन जैकोबिन क्लब के टाइम में भी हमारा देखना, हालांकि जैकोबिन क्लब के टाइम में रोबेस्पियर और उसके समर्थकों ने उस पर ज्यादतियाँ की थी, चूँकि 1793 का जो संविधान था हमारा, जो पिछले सेक्शन में तुम लोग पढ़ चुके हो, पेज नंबर आपका बता देता हूँ मैं, पेज नंबर 10 में है ना, फ्रांसीसी संवैधानिक राजतंत्र की जो बातें हमारी की गई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें की गई थी, तो उसमें एक्टिव एंड नॉन एक्टिव सिटीजनशिप का जो हमारा संदर्भ था उसमें महिला हमारी उससे वंचित थी। इसके बाद में महिलाओं पर अनाप शनाप प्रकार के जो आरोप लगा करके या उसको डबल स्टैंडर्ड सिटीजनशिप मान करके रोबेस्पियर उसके समर्थकों ने जैकोबिन के टाइम में भी ना महिलाओं को सक्रिय नागरिकता नहीं दी। लेकिन महिलाओं की ज़िंदगी जो थी ना शुरू से ही स्ट्रगलफुल रहा है, वो चाहे कोई भी सोसाइटी क्यों ना हो। और हमें इस बात को मानना होगा, मैं क्लास में भी तुम लोग को बताता हूँ कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स का जो बेसिक नीड हमारा होता है उसमें जितना कंट्रीब्यूशन पुरुष का है उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारी महिलाओं का भी है। अगर महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को अगर हम नज़रअंदाज करके चलेंगे तो ये हमारा संभव नहीं। कहा जाता है कि मेन एंड वीमेन दोनों जो होते हैं गृहस्थी के दो पहिए होते हैं। एक गाड़ी जो चलती है गृहस्थी की गाड़ी, उसके वो दो पहिए हमारे होते हैं। तो दो पहिया में सोचो कि एक चक्का तुम्हारा बिल्कुल ही डैमेज है और एक चक्का तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो क्या गाड़ी आगे की तरफ तो चल नहीं पाएगी, है ना। तो इसी चीज़ों को लेकर के ना महिलाएं, और देखो स्वतंत्रता सबको पसंद है, फ्रीडम जो है, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि पशुओं को भी रस्सी और जो बेड़ियों में बांध करके जो लोग रखते हैं, अगर उस रस्सी और बेड़ी को छोड़ दो तो फिर तुम्हारे यहाँ शायद आए भी ना। लेकिन अब ये ज़रूरत है कि हम पशुओं के साथ अत्याचार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको हम अपने कब्जे में रख सकते हैं। लेकिन ऐसी ही मानसिकता हमारे समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग में महिलाएं कॉमनली मान ली जाती हैं, तो उस महिला को भी बंधक बना के रखना, उसके अधिकारों को छीन लेना या उसको सीमित अधिकार देना, है ना।
और उससे काम ज़्यादा लेना। महिलाओं की जो ज़िंदगी इसमें जो देखो तुम्हारे दिए हुए भी है कि ये महिलाएं जो थी इस रिवॉल्यूशन में अपने लाइफ को सुधारने के लिए है ना, इस पैराग्राफ का मैं ब्रीफिंग ही पूरा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो एक बेसिक मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें है क्या कि तीसरे स्टेट में बहुत सारी महिलाएं जो थी जीविका निर्वाह के लिए अपना काम करती थी, और उनका काम था, महिलाओं को जो कॉमन काम हमारा होता है घर में सिलाई बुनाई करना, कपड़ों का साफ़ सफाई करना, बाज़ार से में फल फूल सब्जी को बेचना, या वहाँ से बाज़ार से फल सब्जी को लाना, है ना। इसके बाद में देखोगे तुम कि संपन्न घरों में भी घरेलू काम करने का, ये तो तुम हमारे समाज में भी देख रहे हो ना जी, कि समाज में एक कॉमन ट्रेंड अभी हमारा चल रहा होता है कि जैसे मान लो कि जो हायर सोसाइटी है वो भी अपने घर में बेटी बहू को ना घर में पैक करके नहीं रख रहा है, क्योंकि जो हायर सोसाइटी है, जो संपन्न वर्ग है, वो भी एक संपन्न जो हमारा क्लास होता है, उस प्रकार की जो गतिविधियां हमारी होती है वहाँ पर वो उसकी लड़की महिला घर की जॉब कर रही है। और मध्यम वर्गीय परिवार के जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती है, ये किसी छोटे छोटे ऑफिस में काम करती हैं। और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं जिनका इनकम स्तर काफ़ी निम्न है, वो चौका बासन का काम अभी भी करती है ना। चौका बासन का काम करना, साफ़ सफाई का काम करना, घरों में जा कर के मेड का काम करना, ऐसे तो हमारे काम होते हैं। तो ये दे रहा है कि महिलाएं इस तरीके के कामकाज में भाग लेती थी। दे रहा है कि महिलाओं के पास में पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। उस समय वोकेशनल ट्रेनिंग महिलाओं को नहीं दी जाती थी, और पढ़ने लिखने को लेकर के भी बहुत अच्छी स्थिति महिलाओं को लेकर के नहीं थी। दे रहा है कि केवल कुलीन वर्ग का मतलब एरिस्टोक्रेट ग्रुप की महिलाएं, जो हमारी एलिट सोसाइटी की जो वीमेन थी, ये महिलाएं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करती थी। और थर्ड स्टेट में जो धनी और संपन्न वर्ग थे उन्हीं की लड़कियां जो थी कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करती थी। उस समय का यहाँ देखो दे रहा है कि स्टडी एट अ कन्वेंट, है ना। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज मैरिज फॉर देम। इसके बाद में उसकी शादी कर दी जाती थी, और शादी में भी एक बाध्यता था तुम्हारा अरेंज मैरिज का, ठीक है। तो अरेंज मैरिज में एक कॉमन कंडीशन अगर फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो वर्ग ऐसा है, या जो समाज या जो महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग देते रहा है शुरू से कि इस तरीके की व्यवस्था ही हमारी बहुत बेहतर होती, तो वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन जहाँ पर कहीं मान लो कि अगर बेमेल शादियाँ हो रही है और लड़की इस चीज़ का विरोध करती है, अभी भी हमारे समाज में ऐसा है, तो उसको समाज लड़की को ही ना विलेन बना देती है, उसको सही नहीं माना जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता कि अरेंज मैरिज में सारा अरेंज और ढंग का ही होता है हमारा, कभी कभी बैकफायर भी हमारा कर जाता है। तो ये दे रहा है। और इसके बाद में कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे घर में खाना पकाना। अब कोई बैंक में महिला काम करते, घर में आएगी तो खाना पकाएगी। उस समय तो पानी लाना भी बाहर से था, ये बेकरीज का ये खरीदना, बच्चों की देखभाल करना, एंड दिस देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मेन। और इतना सारा कुछ करने के बाद में भी महिलाओं का जो हमारा श्रम का जो दाम था वो पुरुषों की अपेक्षा हमारा काफ़ी कम था। तो इस बात का भी विरोध महिलाओं ने किया था। और हमारे समाज में देखो ना जी, घर में जो महिला काम करती है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जब उसी काम का वैल्यूएशन निकालो तुम कि कोई एक मेड को रह करके दिन भर काम करने के लिए एग्री कराओ तो 10 से 15 हज़ार रुपये मांगेगी। लेकिन घर में जो महिला घर में काम कर रही है तो वो है कि खा रही है तो काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आप भी तो खा रहे हैं, तो आप कहाँ काम कर रहे हैं कोई ऐसा। तो ये मानसिकता से बदलाव लाने के लिए महिलाओं ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। और दे रहा है कि महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक हमारे पॉलिटिकल क्लब का फॉर्मेशन इन्होंने करने लगा। देखो इसे, इन ऑर्डर टू द डिस्कस एंड द वॉइस देयर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अपना एक समाचार पत्र भी निकालना, राजनीतिक क्लब भी प्रारंभ करना। और इसमें लगभग उस समय 60 क्लब रन कर रहे थे। इसमें कहीं दिए हुए तुम्हारा इसमें वन ऑफ देयर देख लेना, पेज नंबर तुम्हारा 18 में दिए हुए हैं। 16 हमारे ऐसी महिलाओं का क्लब हमारा रन करना प्रारंभ कर दिया था। और उसमें एक सबसे बड़ा क्लब जिसमें नाम था उसका द सोसाइटी ऑफ हाँ देखो यहाँ 60 वीमेंस का है। आप लोग अपने बुक को भी कर लीजिएगा, पीडीएफ में थोड़ा सा छोटा होने के कारण ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन चलो ऑनलाइन क्लास में इतना भी हो जाता है तो ये
हम सभी के लिए मेन कंटेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर तुम्हारा 19 में देख सकते हो, उसमें एक नाम था तुम्हारा द सोसाइटी ऑफ, हाँ, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। यहाँ पर इस क्लब का नाम है, देख लेना, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये था। ये सेटअप हुआ था, मशहूर क्लब था, और इसका जो मांग था हमारा कि महिलाओं को पुरुषों के समान जो हमारे राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाए, है ना। डिमांड वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम राइट एज अ मेन, महिलाओं को पुरुषों जैसा ही अधिकार हमारे प्रदान होने चाहिए। लेकिन दे रहा था कि महिलाओं को इस बात से बहुत बड़ा ज़्यादा निराशा हुई थी कि 1791 के जो संवैधानिक प्रावधान हमारे थे उसमें महिलाओं को ना ये निष्क्रिय नागरिकता यानी कि नॉन एक्टिव, एक इसमें तुम देखो पेज नंबर देख लेना, कंसल्ट करना 1791 को लेकर के सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकता की जो बात हमारा कर रहा है, पेज नंबर 10 में है शायद, जो संवैधानिक था उसको बना के हमने बोला भी था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने भेजा नहीं था। पेज नंबर 10 में देख लेना, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स अबाउट 13 मिलियन मेन, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, या जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे 3 दिन का, उनको निष्क्रिय नागरिकता के तौर पर रखा गया था। इसके बाद में महिलाओं ने मताधिकार यानी कि राइट टू वोटिंग का मांग किया, असेंबली में चुने जाने के लिए राजनीतिक पदों की भी डिमांड की कि हमें भी चुन लिया जाना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए, और उनका मानना था कि तभी नई सरकार उसके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जब तक वो खुद नहीं, अब महिला की क्या समस्याएं हैं और महिला ना अच्छे से ढंग से समझेगी, और उसको भी पुरुष, तुम देखते हो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो भारत सरकार हमारा होता है, ये प्रायः महिलाओं को ही दिया जाता है। अब महिला का विकास करना है, उसकी समस्याओं को समझना है, तो एक महिला ना समझ सकती है कि उसके किस प्रकार के अधिकारों का हनन होता है, कितने अधिकार उसको मिलते हैं भी कि नहीं मिलते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन दी अर्ली ईयर्स, है ना, शुरू के सालों में, इसको मैं डील कर दे रहा हूँ एक सीक्वेंस में इसको, हाँ, ये पेज नंबर तुम्हारा 19 में है। तो देख रहे हो प्राइमरी टाइम्स में जो दिखा रहा है कि महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार लाने के लिए कानून लागू किए गए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, विद्यालयों खोले गए, सभी लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया कि सभी लड़कियां पढ़ेगी। दे रहा है कि अब उनके लिए कैसा कानून बना दिया गया था कि पिता उन्हें उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, और ये होना भी चाहिए। हमारे हिसाब से भी लगता है कि समाज बदल रहा है तो ज़्यादा थोपना नहीं चाहिए। ये हमारे समाज में, भारतीय समाज में बिना लंबे समय से स्वयंवर वगैरह जो चलता था, तो स्वयंवर क्या था, स्वयंवर में तो प्रतियोगिता होता था, मछली के आंख में तीर मार दो तो द्रौपदी तुम्हारी हो जाएगी, धनुष तोड़ दो तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। तो नाम तो था स्वयंवर, लेकिन स्वयंवर का चुनाव होता कहाँ था, वो तो प्रतिस्पर्धा होती थी, जो कंपटीशन जीतता था उसके साथ उसका होता था। तो चलो, तो पौराणिक कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं हैं, उसका सच्चाई क्या है, पेयर भी अच्छा लग रहा है, ऐसे व्यवस्था हमारी रन करती रही। लेकिन आज के समाज में इस तरीके की चीज़ों का ना बहुत बड़ा लोप होते चला जा रहा था। तो ये दे रहा है कि इसको भी मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उसकी इच्छा के खिलाफ उसके फादर फोर्स नहीं कर सकते थे कि तुम किस व्यक्ति विशेष से शादी करोगी। एंड मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर विथ इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। ये कानून के तहत में हमारी इसकी एक मान्यता दी गई कि तुम पंजीकरण करा करके शादी कर सकती हो, और समान अधिकारों का स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, नागरिक कानूनों के तहत इसका अनिवार्य पंजीकरण अनिवार्य। आजकल जैसे कोर्ट मैरिज होता है हमारा, ये सब वहीं से आया है हमारे भारतीय समाज में। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत अभी भी लोग समाज नहीं दे रहा है, जबकि बेटी को बचाने पढ़ाने और तमाम प्रकार की एम्पावरमेंट की बातें हमारी हो रही है। लेकिन इस सब इशूज़ पर ना अभी भी घरों में भ्रिकुटी तन जाती है, कोहराम मच जाता है कि सब नहीं हमारे यहाँ होगा। लेकिन अभी भी स्वेच्छाचारी महिलाएं जो समाज की हमारी है, जो स्वच्छंद तरीके से अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करती है, उसका रजिस्ट्रेशन कराती हैं, इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में हो भी रही है, और ये सब हमारा वेस्ट से ही आया है।
इसके बाद में दे रहा है कि तलाक को भी ना कानूनी रूप दे दिया गया, और इसमें मर्द और महिला मतलब वीमेन एंड मेन दोनों को ना डाइवोर्स का राइट दिया गया था। आमतौर पर हमारे देश में भी तुम देखो कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो था, ऐसे सारे जो हमारे ये हिंदू और जो ईसाई वगैरह सब लोगों ने दिया था कि डाइवोर्स का राइट, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोड में ये शामिल है कि तलाक का अधिकार महिला और पुरुष दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस समय की व्यवस्था में महिलाओं को ये अधिकार प्रदान नहीं थे, जैसे हमारे मुसलमान औरतों को भी नहीं मिला हुआ था, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भारतीय जो हमारी कानूनी व्यवस्था ने मान्य कर दिया है कि अब तलाक जो पुरुष महिला दोनों दे सकता है एक दूसरे को, ठीक है। और इसमें महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात की जाने लगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, है ना, कुड बिकम आर्टिस्ट, कलाकार बन सकती थी, और छोटे मोटे उद्योग व्यवसाय हमारे रन स्मॉल बिजनेसेस, छोटे मोटे उद्योग व्यवसाय हमारे कर सकती थी। फिर दे रहा है कि राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष लंबे समय से जारी रहा। आतंक राज जो टेरर जो चल रहा था, रोबेस्पियर वाला कंडीशन, उसमें महिला क्लबों को बंद कर दिया गया और उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसमें बहुत सारी जानी मानी महिलाओं को भी गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस कंटेंट को समझने के लिए तुम्हें मैं सोर्स जे के पास ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारे बुक के पेज नंबर 20 में है, यहाँ पर है हाँ, सोर्स जी। देखो मैं इसको बता देता हूँ, तुम अपने बुक के कंटेंट में भी देख लेना। 20 में है। ये 1793 का जैकोबिन जो हमारे पॉलिटिशियन सुमेत थे, इन्होंने महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय को उचित ठहराया था। इसमें कारण को बता रहा है। ये कारण दिया था क्या इसको बंद करने के पहले कि हैज़ नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मेन, has she given us breast to nutrition the babies, न्यूट्रिसाइज द बेबीज़। इनका कहना था कि क्या पुरुषों को घरेलू काम के लिए सौंपा गया था, या प्राकृतिक रूप से बच्चों को दूध पिलाने का जिम्मा जो था हमारा, पुरुषों को तो हमें नहीं मिला हुआ है। उन्होंने कहा क्या कि नहीं, इसका जवाब अगर तुम ढूंढोगे तो नहीं में आएगा, है ना। देखो, नो सी सेड टू मैन, है ना, उसने पुरुषों के बारे में कहा, प्राकृतिक के बारे में कह रहा है कि बी अ मैन, है ना। ये कहता है कि पुरुष बनो, शिकार करो, खेती करो, पॉलिटिकल जो तुम्हारे काम है, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ को निभाने का प्रयास करो, और अपनी साम्राज्य स्थापित करो, है ना। दैट इज़ योर किंगडम, ये तुम्हारा साम्राज्य है, इसको स्थापित करने का प्रयास करो। तो प्रकृति ने महिला से क्या कहा कि तुम स्त्री बनो, है ना, बी ए वीमेन, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड स्वीट ड्यूटी टू द मदरहुड, एंड ये तुम्हारा कार्य है। इसका मतलब स्त्री बनो, गृहस्थी का काम करो, और माँ बन करके, है ना, अपनी स्वीट ड्यूटीज़, है ना, सुखद दायित्वों का निर्वाह करो, यही तुम्हारा काम है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज होती है। इनका कहना था कि सेमलेस आर दोज वीमेन हु विश टू बिकम मैन। इनकी आइडियोलॉजी में था कि जो महिलाएं पुरुष के साथ कंधे में कंधे मिला करके चलना चाहती हैं, या पुरुषवादी मानसिकता को अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो ये महिलाएं सेमलेस है, यानी कि निर्लज हैं, क्या जिम्मेदारियों को उचित बंटवारा नहीं हो चुका होता है। हालांकि ऐसी कुंठित मानसिकता का हमारा शिकार एक बार महात्मा गांधी भी हमारे देश के अंदर में हुए थे, लेकिन फिर बाद में कस्तूरबा गांधी के कहने पर महिलाओं को भी ना पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बहुत बाद हमारे देश के अंदर में रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ था। लेकिन हमारे देश के इतने बड़े महान नेताओं में भी ना इस बात की कॉम्प्लेक्सेस हमारे थे कि ये महिलाएं जो है डबल स्टैंडर्ड सिटीजनशिप हमारी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे, और हम भाग्यशाली हैं कि 1950 में जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तब से हम वीमेन सोसाइटी को हम एक्टिव पॉपुलेशन मानते हैं, पैसिव नहीं मानते हैं। उनको मताधिकार प्राप्त है, और पुरुषों की तरह ही समान अधिकार वो भी इंटरटेन हमारी करती हैं। तो इसमें एक जो सोर्स ई मैंने बोला था, ये महिला थी तुम्हारी क्रांतिकारी वीमेन ओलंप दी गुज, देख लेना यहाँ पर है, टाइटल ऑफ रिवोल्यूशनरी वीमेन ओलंप दी गुज। इन्होंने जो 1791 में जो पुरुष एवं नागरिकों का घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, उसके जगह पर इन्होंने कहा कि महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार होना चाहिए,
ठीक है। और इसका हमारा डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए असेंबली में। इस बात को काफ़ी अच्छे से उठाने की बात उन्होंने कही थी। और जैकोबिन सरकार को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स किया था, है ना, क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। और जैकोबिन में तुमको पता ही था कि जो उस गवर्नमेंट की शिकायत करता था उसके साथ क्या होता था। इसे भी फांसी की सज़ा पर, गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया था। तो जो ये ओलोम दी गुज ने जो जिस घोषणा पत्र की बात कही थी, उसमें देखो ये दे रहा है कि इनका डिक्लेरेशन था कि वीमन इज़ बर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। इनका कहना था कि औरत जो होती है जन्म से स्वतंत्र है और उनका अधिकार पुरुषों के ही समान हमारा है। इसके बाद में दे रहा है कि द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल, है ना, एसोसिएशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वीमेन एंड मेन। these rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression। इनका कहना था कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य हमारा होता है पुरुषों और महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना, और ये अधिकार हमारे हैं स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा, और सबसे बढ़कर है शोषण के विरुद्ध, है ना, शोषण का विरोध करना। ये इट मीन्स दैट कि इन्होंने कहा था कि फ्रीडम जो है ना, ये पुरुषों की बपौती नहीं है, ये महिलाओं का भी हक है। संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए वर्तमान में हमारे देश में एक ऐसा कानून बना हुआ है कि बाप की संपत्ति में बेटी भी ना अब इस बात की अधिकारी हो सकती है, जो कि पहले संपत्ति के अधिकारों से हमारा वंचित रखा गया था। यानी कि उस लड़की की शादी जिस किसी भी घर में हो जाती थी, उसी की संपत्ति उसकी मानी जाती थी। वो अपने पिता के यहाँ ना संपत्ति के अधिकार की बात हमारी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा कानून, हमारे यही कानून जो ये ओलोम दी गुज की जो घोषणा पत्र के अकॉर्डिंगली संपत्ति में महिलाओं का हक हमारा वर्तमान में कानून देता है। इसके बाद में सिक्योरिटी की जो बात है, सिक्योरिटी या तो सेल्फ की हो या देश की हो। आज तुम हमारे देश में भी तुम देख सकते हो, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिलाएं हैं, पुलिस में लड़कियां भर्ती हो रही, आर्मी में कैडर उसको मिल रहा है, तमाम प्रकार की घटनाएं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि मतलब ऑपरेशन टू द रेजिस्टेंस टू ऑपरेशंस, किसी प्रकार के ऑपरेसिव बिहेव को ना वो टॉलरेट हमारी नहीं कर सकती है। जैसे पुरुष नहीं करते हैं वैसे महिला भी नहीं करेगी हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी, है ना, रिसाइड्स इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ विमेन एंड मेन। उन्होंने बताया था कि जो संप्रभुता की जो बात ये लोग कहते हैं कि जो राष्ट्र संप्रभुता का सोर्स जो होता है राष्ट्र में निहित होता है, तो उसमें पुरुष और महिला दोनों के संग के सिवाय कुछ नहीं है। इट मीन्स दैट कि ऐसा नहीं है कि सब रीजन जो और संप्रभुता की जो बातें करते हैं तो संप्रभुता केवल मेन से हमारा सिक्योर होगा, उसमें वीमेन का कोई रोल नहीं है। नहीं, इन्होंने बताया कि मेन और वीमेन दोनों के संगठित स्वरूप ही हमारा संप्रभुता का एक हमारा प्रतीक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशंस ऑफ द जनरल विल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स, है ना, शुड हैव अ से आइदर personally or by their representative in all the formulation. It should be the same for all, and all female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinctions that of their talents। तेरा कानून जो है समान इच्छा के व्यक्ति होनी चाहिए, कानून ऐसी होनी चाहिए जो सभी की इच्छा को व्यक्त करने का, जनरल एक्सप्रेशन की आज़ादी देता हो। सभी महिला और पुरुष नागरिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा था कि लॉ मेकिंग में महिलाओं को पार्टिसिपेट हमारा होना चाहिए। ये साथ साथ मिलकर के चलने की बातें कर रही थी। और सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के हर एक प्रकार का सम्मान पाने के अधिकारी हैं और सार्वजनिक पद पा सकते हैं। आज तुम देखो ना जी, बहुत सारी IPS महिलाएं, बहुत सारी IAS महिलाएं साइंटिस्ट बन रही है, पायलट बन रही है। अगर इनको कुकिंग तक ही और क्या कहते हैं बच्चों को देख रेख करने तक ही और उसको एक माँ बनने तक ही उसकी कहानी पूरी सीमित कर दी जाती है, तो कितना सारा टैलेंट जो है तुम्हारा ऐसे ही रह जाता। आज के देखो ना, कोरोना की लड़ाई पूरी चल रही है, तो कोरोना में कौन लोग बचा रहे हैं? स्वास्थ्यकर्मी। तो ज़्यादा तुम देखोगे वीमेन ही एक्टिव हो रही है। अगर उस वीमेन को तुमने योग्य नहीं बनाया होता तो शायद आज कोरोना से बच पाना बड़ा मुश्किल था। और पूरे वर्ल्ड में ट्रायल चल रहा है, उसमें लड़की साइंटिस्ट भी उस वैक्सीन को बनाने का हमारा काम कर रही है। तो ये जो ओलोम दी गुज की जो घोषणा था वो बहुत उचित और जायज़ था। इसके बाद में उन्होंने बोला था कि नो वीमेन इज एन एक्सेप्शन।
कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह किसी भी प्रकार की जो विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार कर उसे नज़रबंद भी किया जा सकता है। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी कठोर कानून का पालन करना चाहिए। यानी कि कानून को लागू करने की जहाँ तक बात है, वो भी समान रूप से सब पर हमारा लागू होना चाहिए। इसके बाद देखो, ये नेक्स्ट है तुम्हारा ये 5, आई थिंक 30 मिनट्स का हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको इसमें मर्ज करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तुम्हारा है 5। तो इसमें दास प्रथा के उन्मूलन की बातें करा है, एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी। तो इसको भी मैं ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। जैकोबिन शासन के टाइम में ठीक है, दासता से मुक्ति की बात इन्होंने किया था, लेकिन दे रहा है कि इसमें कैरेबियन जो देश थे, कंट्रीज हमारी थी ना, वहाँ पर चीनी और कॉफ़ी, नील, तंबाकू, इस सब की खेती करने के लिए ना सस्ते और श्रम वाले मजदूर की रिक्वायरमेंट हमारी होती थी। ठीक है, तो ये पार्शियली हटाने का बात तो ज़रूर किया गया था, लेकिन इससे तुम्हारा रोज़गार और व्यवसाय हमारा प्रभावित हो रहा था, है ना। और ये यूरोपियों में जो स्वतंत्रता की, इमेंसिपेशन की जो फीलिंग हमारी आई, है ना, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं जो बागान थे, चाय के बागान थे, तंबाकू के बागान थे, नील की खेती करने के लिए, कॉफ़ी की खेती करने के लिए, वहाँ पर मतलब लेबर की कमी होने लगी। और इन्हीं लेबर की कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इसमें तुम देख सकते हो ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड दी अमेरिकाज। उसको अपने बुक में भी तुम देख लेना, ठीक है ना। इन्होंने ये ट्रायंगुलर दास व्यापार प्रारंभ किया, और ये प्रारंभ हमारा हुआ था 17वीं शताब्दी के 17th सेंचुरी के आसपास में। और ये बंदरगाह थे, बोर्दे और नाते बंदरगाह थे, जहाँ से ये बड़े स्तर पर स्लैब्स को ना या तो उनको दाग दिया जाता था, या दाग इसलिए दिया जाता था उनमें चिन्ह पैदा करने के लिए। सोचो कि इंसान के साथ कितना बड़ा ज्यादती हुआ था। जैसे पशु को दागते हैं आमतौर पर, दाग की प्रणाली हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने भी चालू किया था, अपनी सेना के घोड़ों को दागता था। या हमारे धार्मिक संस्कारों में, हिंदुओं में भी बैल को दागा जाता है। इस तरीके से उसमें चिन्ह पैदा करने के लिए ना दासों में दाग दिए जाते थे, उसको हथकड़ियाँ उसके हाथों में डाल दी जाती थी। और अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में 3-4-5 महीने तक जो इसमें सामान जाते थे ना, गुड्स, उसी में उसको भी डाल दिया जाता था। और काफ़ी यातना के साथ में उनको ना उन बंदरगाहों पर पहुंचाया जाता था। नतीजा ये है कि बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए इनकी नीड की रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो पूरा भी हो गया। और इस तरीके से बोर्दे और नाते जो हमारा बंदरगाह था, ये बहुत बड़े स्तर पर हमारा एक समृद्ध नगर बन चुका था। तो मैं तो बताता ही हूँ कि जो तुम्हारा समृद्धि है ना, जो रशियन रिवॉल्यूशन में भी तुम लोग पढ़ोगे कि जो संपन्नता होती है हमारी ना, वो गरीब लोगों की खून पसीने की ही कमाई हमारी होती है। क्योंकि व्यवस्था में फॉल्ट है। मतलब इसको ऐसे समझो कि मेहनत करता धोती वाला, है ना, टोपी वाला खाए रे। ऐसी एक व्यवस्था हमारी चलती रहती है समाज में। सब जगह देखोगे, जहाँ पूंजी दिख रहा है, जहाँ संपन्नता दिख रही है, जहाँ समृद्धि दिख रही है, जहाँ मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पर जो कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी तौर पर जो व्यक्ति हैंडल कर रहा है ना, वो उसका कोई रोल ही नहीं है। रोल है गरीब लोगों का, जो हैंड टू माउथ हैं या काम के रोजगार के लिए बाहर निकले हुए हैं। वो वहाँ पर 10 घंटा 15 घंटा मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो पैसा में हमारा कन्वर्ट करता है। और लेकिन ऐसा है कि समान अधिकारों के न होने के कारण एक वर्ग शोषण करता है, दूसरा शोषित हो जाता है, दमित हो जाता है, दमन शोषण के जो शिकार। और इसी के खिलाफ में हमारे समाज में फ्रीडम की जो बातें की गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की बातें की गई, जो फ्रांस में भी हमारा चल रहा था। चूँकि फ्रांस में पहले हुआ, हमारे देश में बाद में आया। इस तरीके से ये नेक्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा दे रहा है कि 18th सेंचुरी के आसपास में, है ना। मैं इंग्लिश वाला बुक मेरे पास में है, उसको मैं पढ़ के तुमको बता दे रहा हूँ। इसमें तुम लोग देख लेना, क्योंकि इसको ऐसे स्क्रॉल करने में ना और कंटेंट को ढूंढने में परेशानी हो रही है। तो तुम लोग, इसको मैं डील कर रहा हूँ, इसको तुम आप लोग ना अपने घर में देख लेना, ठीक है ना। बुक्स में मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ, बस उसको ध्यान से देखना। असेंबली में एक लंबी बहस की गई, व्यक्ति के मूल अधिकारों की जो बातें उसमें की गई। इसके बाद में वो कहाँ जाए नहीं जाए, दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों को विरोध के कारण नेशनल असेंबली ने कुछ हद तक इसको रोका भी। और 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों से मुक्ति का कानून पारित कर दिया। और यह कानून एक छोटी अवधि तक ही सीमित रहा, और 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने पुनः
दास प्रथा को प्रारंभ कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट भी रिपब्लिकन जो था हमारा, मोनार्की की ही बातें की थी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की थी। कन्वेंशन विच इज 1794 है ना, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लैब्स द फ्रेंच ओवरसीज पेशन एंड दिस हाउ एवर टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 ईयर्स लेटर। 10 साल के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हमारा आया 1794 के बाद में, तो इसने दास प्रथा को पुनः बहाल करने की बातें कही और इसने बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिकली मतलब जो एसेस्ट को प्रमोट करने के लिए हमारा इसने वहाँ निग्रो जो जनजाति थे, एक हमारे ट्राइबल कम्युनिटी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रों में रहती है ना, उसके लिए अपमानजनक शब्द है जिनका प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें तुम्हारे बुक में दिए भी हुए हैं निग्रो का, है ना, अ टर्म यूज फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, है ना, साउथ ऑफ द सहारा। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। निग्रो निग्रो करें कैसे हमारे यहाँ इसको समझो ना, निग्रो अगर नहीं समझ में आता, जनजाति टाइप का ही हमारा है, ये अपमानजनक उनके लिए ऐसे था जैसे कैसे हमारे बिहार में एक ट्राइबल टाइप का ही है मुसहर। तो देखो जब अनाज की कमी थी, चूहा खाता था, मुस खाता था, तो मुसहर हो गया। अब आज जीतन राम मांझी ही थे, इन्होंने प्रधान मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे बिहार में इन्होंने कहा था कि अभी भी लोग मानसिकता से नहीं उभरे हैं और हमको कहते हैं कि मुसहर जो है सीएम बन गया। तो मुसहर जो है कोई बढ़िया चीज़ थोड़ी ना। अब अंधे को अंधा कहोगे हैं तो उसको अच्छा लगेगा, उसको थोड़ा सा तो मीठा बोलना पड़ेगा, सूरदास कहिए, है ना। नहीं तो फिर किसी अंधा को कहोगे कि अंधा आ गया तो वो कैसा लगेगा। तो कभी कभी सच्चाई जो कड़वी होती है ना, उसको भी कहने में हिचक होती है और वो कहीं ना कहीं सत्य होते हुए भी ना अपमानजनक हमारा होता है। वैसी चीज़ों का प्रयोग हमारा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें निग्रो भी इसी तरीके का था, जैसे मैंने मुसहर और अंधा कहा, ठीक है ना, ऐसा। तो या किसी का अगर एक आंख नहीं है तो उसको तुम काना कहो, तो ये सब है ना अच्छी बात नहीं हमारी होती है। तो इसी अपमानजनक टाइप का प्रयोग था। तो निग्रो जो जनजाति के लोग थे अफ्रीका वगैरह में, इनको गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्रता वहाँ के जो बड़े हमारे उद्योगपति वर्ग थे उनको दे दिया गया। और लेकिन फाइनली 1848 में तुम्हारे बुक में भी दिए हुए है, स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। मैं लाइन बाय लाइन स्टडी करके तुम लोग को बता रहा हूँ बाबू, जितना सब कुछ पढ़ाया और बताया जा रहा है सब चीज़ तुम्हारा है ना आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ही लग रहा है, लेकिन मैं इसको लेक्चर को ना लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में जारी करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कहीं असुविधा ना हो। नेक्स्ट देखो इसमें दे रहा है कि सब सेक्शन 6 में द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, क्रांति थी और रोजाना की ज़िंदगी कैसे हमारी चलती थी करती थी। दे रहा है इसमें कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर एंड द लैंग्वेजेस दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। कह रहा है क्या राजनीति लोगों के पहनावा और उसके बोल चाल तथा उसके द्वारा पढ़ी जाने की किताबों को बदल। बिल्कुल 1789 के समय में है ना सेंसरशिप तुम्हारा लगा हुआ रहता था, कोई भी चीज़ इतना आसानी से मार्केट में नहीं आती थी। तो इसमें दे रहा है कि वर्षों के बाद में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, जिसमें क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना करके स्वतंत्रता और समानता की बातें कही। इसमें इक्वलिटी है ना, देखो मेन एंड वीमेन एंड द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। इसने स्वतंत्रता की परिभाषा को ही बदल दिया। समानता के आदर्श है ना, इक्वलिटी इनटू द एवरीडे प्रैक्टिसेस, आम जनजीवन में भी ना समानता की बातें हमारी की जाने लगी। एक्चुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी जो अभी हम लोग इंटरटेन करते हैं ऐसा। हालांकि नेपोलियन के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन उसने लोकतांत्रिक ही बातें की थी। उसने जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम की जो बातें की थी वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही आधारित था, लेकिन चूंकि वो राजतंत्र का सपोर्टर था तो इसलिए थोड़ा सा डाउट लगता है कि उतना अच्छा से इम्प्लीमेंट होता भी होगा। नहीं तो फिर अगर इतना अच्छा इम्प्लीमेंट करता तो वाटर लूप में हारता ही नहीं और उसके साथ इतना ज़्यादतियाँ नहीं की जाती। इसके बाद भी तो फ्रांस उथल पुथल रहा। 1789 के बाद में पार्शियली एस्टेब्लिशमेंट आई है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं आई हमारी, वो धीरे धीरे सीक्वेंस में हमारा आया। फिर बाद में 1848, 1947 इस तरीके की घटनाएं जो हमारे वर्ल्ड में सब जगह होने लगी, तो पूरा वर्ल्ड ही हमारा डेमोक्रेटिकली स्टेबल हो चुका है। इसमें बास्टिल के किले का जिक्र कर रहा है कि 1789 के बाद में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था उसमें सेंसरशिप की समाप्ति करना। सेंसरशिप एक ऐसा हमारा कानून होता है जिसमें
प्राचीन जो हमारे बुर्बन डायनेस्टी राजतंत्र जो लुई 16 के परिवार था, वही लोग तय करते थे कि कौन सी चीज़ें बाहर में निकल के बाहर सामने आएगी और कौन से ऐसी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी, जिसमें किताब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, नाटक हो गया, ये राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किए जाते थे। अब ऐसा नहीं, अब मान लो कि कोई नाट्य प्रेमी है, देखो कि तुम लोग ना नुक्कड़ नाटक होता है अभी वर्तमान में, एक चल रहा है कार्यक्रम तुम्हारा रोको टोको, है ना, मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है ये एक नुक्कड़ नाटक जैसा है, या तुम ऐसा जन सरोकार से जुड़ा हुआ हमारा रोको टोको है। रोको टोको में क्या है कि रोड पर जो व्यक्ति किसी बिना किसी मास्क का दिखाई देता है तो उसको टोकना है ना। तो टोकने में बैकफायर भी करने का डर हमारा है, या हो सकता है कि सरकार की किसी नीतियों का ही हमें विरोध करना, वैसा नाटक करना है। तो आजकल देखते हो ना, बिहार हो, पूरी देश की सरकार हो, इसका क्रिटिसिज्म न्यूज़ में भी तुमको देखने को मिलता है। तो अगर ये मोदी तय करेंगे कि हमारा विरोध होगा कि नहीं होगा, हमारे खिलाफ लोग बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे, या बिहार में नीतीश कुमार तय करेंगे कि हमारे यहाँ कौन सा न्यूज़ चलेगा, किस प्रकार का न्यूज़ चलेगा, तब तो फिर ये तानाशाही वाली व्यवस्था हो जाएगी। अभी कल परसों ही मैंने देखा था एक कार्यक्रम में, न्यूज़ चैनल में तुम्हारा दे रहा था कि बिहार में है हाहाकार है, हाँ भैया नीतीश कुमार है। तो अब सरकार में बैठ कर ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो पहले ऐसी फ्रीडम हमारी नहीं थी, तो ये सेंसरशिप हमारा उसको बैन करता था। तो ये सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया और दे दिया गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमारी है, एक्सप्रेस योरसेल्फ जो है हमारा, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि नैसर्गिक अधिकार तुम्हारा है, ठीक है। इसके कारण, इसके रिजल्ट के एज ए रिजल्ट फ्रांस के शहरों में अखबार हो गया, पर्चा हो गया, पुस्तक छपी हुई किताबों की बाढ़ आ गई और गांव देहात तक भी इसकी पहुंच स्थापित की गई। इसके बाद में फ्रांस में घट रही घटनाओं का परिवर्तन का जो ब्यौरा था वो आपस में डिस्कस किए जाते थे, उस पर टिप्पणियाँ लिखी जाती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना का परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम से दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की जाती थी। देखो हमारे यहाँ टीवी डिबेट होता है ना, या क्लासरूम में ही हम लोग अगर देखें इस चीज़ की चर्चा करें कि अगर मोदी पर ही अगर हम चर्चा करें या फ्रांसीसी क्रांति पर ही अगर चर्चा करें, तो उसमें दो पक्ष निकल के सामने आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पक्ष अगर अपनी बातों को गलत ढंग से प्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ हाथापाई तुम कर लोगे। उससे विचारों से सहमत होना तुम्हारी बात है, लेकिन अगर उसके मन में विचार है तो कोई बात नहीं है, विचार रहने दो। ऐसी व्यवस्था हमारे फ्रांस में भी रन करने लगी थी। प्रिंट के माध्यम से दूसरे के आइडियोलॉजी को जानने का मौका मिला। इसके बाद में नाटक, संगीत और जुलूस ये सब होने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिकों के पंडित पुंडलिक यानी कि समझने के लिए, जुड़ने के लिए लोकप्रिय तरीका को अपनाया जाने लगा और किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षित के लिए था। इसके अलावा नाटक उटक के माध्यम से गांव समाज के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे ना, उनको नुक्कड़ नाटक वगैरह के माध्यम से जोड़ने का प्रयास हमारा किया गया। इसमें समरीज और कंक्लूजन दे रहा है तुम्हारा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में खुद को फ्रांस का शासक घोषित कर देता है और ये पूरी यूरोपियन कंट्री में ना सिकंदर महान की तरह विजेता बनना चाहता था। इसने पुराने सारे डायनेस्टी को हटा करके अपने लोगों को ना वहाँ पर स्टेबल कर दिया गया। तो बात तो वही हुआ ना कि एक राजतंत्र से मुक्ति मिली, दूसरे राजतंत्र के चंगुल में हम फंस गए। नेपोलियन बोनापार्ट और राजतंत्रों में जो राजा लोग थे ना या राजकुमार थे, उनके अपेक्षा वो बेहतर था, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं था। क्योंकि देखो कोई भी जनता जो है ना, अब राजा राम जैसे तो कोई नहीं हो सकते हैं, या क्या कहते हैं तुम्हारा विक्रमादित्य जैसे, या फिर तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान जैसे, वो सब जन कल्याण में नहीं थे, लेकिन सारा राजा एक जैसा हमारा नहीं होता है। तो राजतंत्र ही हमारा होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को है ना ये नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, ये जो आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, है ना। ही इंट्रोड्यूस मैन लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम वेट ऑफ द मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ये दशमलव सिस्टम को भी बहाल करने का प्रयास किया, एक जैसी व्यवस्था। निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून पास किया गया। शुरू में नेपोलियन को तो लगा लोगों को कि ये बहुत बड़ा मतलब हमें मुक्तिदाता की तरह लगता था, लेकिन बाद में इससे भी वो त्रस्त हो गए हमारे। और 1815 की लड़ाई में वाटरलू, है ना, ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1815 में इसको वाटरलू में युद्ध का सामना करना पड़ा, ये हार गया। और 1815 के बाद में एक नई कहानी की प्रारंभ हमारी होती है, जो आप यही जो कहानी यहाँ पर 1815 में समाप्त होती है ना, यही कहानी तुम्हारा क्लास 10 में
जब तुम यूरोपियन राष्ट्रवाद पढ़ोगे ना तो वहाँ से तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर हमारा इस वीडियो लेक्चर में समाप्त हो गया। और मैं एक बार फिर से आपको कॉल कर देता हूँ कि ये जो चैप्टर तुमने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा है, यूरोपियन राष्ट्रवाद जब तुम क्लास 10 में पढ़ोगे, तुम लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री पार्ट 1 इसमें 9 में पढ़ना है, पार्ट 2 10 में पढ़ना है। इसी तरीके से ज्योग्राफी पार्ट 1 9 में, पार्ट 2 10 में, पॉलिटिक्स भी जहाँ पढ़ रहे हैं पार्ट 1 डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 तुमको 10 में पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके है। तो ये कहानी चूँकि इतिहास की कहानी क्रॉनिक और सीरीज में हमारी होती है, तो ये 1815 वाटरलू जहाँ समाप्त होता है, यहीं वहीं पर तुम्हारा बीएनए कांग्रेस से तुम्हारा प्रारंभ होगा। युद्ध हारने के बाद में, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में, तो जो यूरोपियन राष्ट्र थे जो उससे त्राही त्राही कर चुके थे, उन्होंने वियना में एक मीटिंग बुलाई थी, और वहाँ से कैसे राष्ट्रवादी शक्ति हमारी उदय होती है, इमर्ज करती है, वो हम लोग क्लास 10 में इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छे से समझने और जानने का प्रयास करना, और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपको डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद में अपना होमवर्क में जो भी इसका फेयर वर्क है, नोट्स है, वो तुम लोग बना लेना। जब स्कूल खुलेगी तो मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक है ना बाबू? चलो, इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।